आनंद पिछले कई सालों से विदेश में नौकरी कर रहा था। वो अपने परिवार को छोड़कर विदेश में अकेला सिर्फ पैसा कमाने के लिए पड़ा था, ताकि अपने छोटे भाई और उनकी पत्नियों को कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। उसकी खुद की तो कोई औलाद थी नहीं। वो हमेशा जब भी पैसे भेजता तो अपनी पत्नी से कहता कि मेरे भाई और भाभीियों को जो भी चाहिए तुम सब कुछ दिलाना, उन्हें किसी चीज की कभी कमी ना होने देना। आनंद का सोचना था कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसके छोटे भाई ही तो उसकी सेवा करेंगे। इसीलिए वो अपना सारा पैसा अपने भाइयों और उनकी पत्नियों पर लुटा रहा था। पर इसी बीच उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, और जब वो नौकरी छोड़कर मजबूरन इंडिया लौट आया तो खुश भी था, क्योंकि इतने सालों बाद उसे अपने परिवार से मिलने का मौका मिला था। घर पहुंचकर जैसे ही उसने अपने भाइयों को गले लगाना चाहा तो वो सब मुंह फेर कर खड़े हो गए और बोले कि अब तुम यहाँ हम पर बोझ बनने आ गए हो। अरे, बीमार ही तो हुए थे, मर थोड़ी ना गए थे। ये सब देखकर आनंद को गहरा झटका लगा, लेकिन फिर उसने जो कदम उठाया उसके भाइयों के पैरों तले जमीन निकल गई। इस वक्त आनंद दुबई के अस्पताल में अपना चेकअप करवा रहा था। बाहर उसके दोस्त और बॉस उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहाँ दुबई में नौकरी करते हुए आज आनंद को कई साल हो चुके हैं, और इन कई सालों में उसने ना सिर्फ पैसा कमाया है बल्कि इज्जत भी कमाई है। उसके बॉस, जो कि एक अंग्रेज हैं, उनसे आनंद की अच्छी दोस्ती है। वो उनके यहाँ पर काम करता है, लेकिन उसके बॉस ने कभी भी उसे किसी नौकर के जैसा महसूस नहीं करवाया। कई लोगों का सोचना होता है कि अंग्रेजों में इंसानियत नहीं होती है, वो अच्छे नहीं होते हैं। पहले आनंद भी यही सोचता था, पर अपने बॉस से मुलाकात के बाद उसका ये ख्याल भी बिल्कुल बदल गया, और उसे लगा कि हम सब इंसान हैं और हम सब में एक जैसी ही भावनाएं होती हैं। एक जैसा दुख सुख सब कुछ महसूस होता है, और इसीलिए हमें किसी भी स्तर पर जाकर इंसानों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह ही पाए जाते हैं। आज विदेश में जब वो इतने सालों से अकेला है और उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, तो उसके बॉस ही हैं जो उसे तुरंत लेकर अस्पताल पहुंचे और उसके लिए चिंता भी कर रहे हैं। कुछ देर के बाद आनंद की रिपोर्ट्स आ चुकी थीं। डॉक्टर ने उससे कहा कि उसे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई है, इसीलिए इलाज तो चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ उसे अब काम नहीं करना है, बल्कि लंबे समय तक अब उसे आराम करने की जरूरत है। जब वो डॉक्टर के कैबिन से बाहर आया तो उसने ये बात अपने बॉस को बताई, तो वो कहने लगे कि तुम चाहो तो कुछ महीनों की छुट्टी ले लो, घर पर आराम करो और फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी देता रहूंगा। आनंद ने मुस्कुराकर अपने बॉस को धन्यवाद अदा किया और कहा कि नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ विदेश में कई साल बीत गए हैं, अब मेरी भी धीरे धीरे उम्र हो रही है, मुझे भी तो अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि अब मुझे भारत वापस लौट जाना चाहिए। आनंद के बॉस ने जब ये बात सुनी तो वो थोड़ा हैरान हुए और बोले कि लेकिन अगर तुम इस तरह से अचानक अपने घर वापस लौट जाओगे तो तुम्हारे परिवार वालों को शायद अच्छा ना लगे। आनंद कहने लगा कि आप नहीं जानते, मेरा परिवार मुझे बहुत प्यार करता है। मैं मानता हूँ कि मेरी अपनी कोई सगी औलाद नहीं है, लेकिन मेरे छोटे भाई मुझे बहुत प्रेम करते हैं और वही मेरे बुढ़ापे का सहारा भी हैं। मैंने आज तक जो भी पैसा कमाया है सिर्फ उनके लिए ही कमाया है। मेरे लिए तो मेरा सब कुछ वही है। ये सुनते ही उसके बॉस मुस्कुराने लगे और बोले, आनंद, हो सकता है तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम पैसा कमा कर भेज रहे थे तुम उन्हें तब तक ही अच्छे लगोगे। अगर तुम काम छोड़कर घर बैठ जाओगे ना, तो जिन भाइयों को आज तुम आंखों के तारे लग रहे हो, कल को उनकी आंखों में ही तुम खटकने लगोगे। हमेशा याद रखो, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी इज्जत दिलाने का जरिया सिर्फ पैसा होता है। जिसके पास पैसा नहीं उसका कोई अपना नहीं। आनंद ने जब उनकी ये बात सुनी तो उसे थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा कि आपकी ये गलतफहमी मैं जरूर दूर करूंगा। एक बार आप मुझे अपने घर वापस जाने तो दीजिए। आनंद की इस बात पर वो भी तैयार हो गए और उन्होंने फिर आनंद को खुशी खुशी नौकरी छोड़ने दी। पर लौटते वक्त उन्होंने आनंद से कहा कि अगर कभी भी आगे तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो तो बेझिझक मेरे पास चले आना। याद रखना,
मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा दोस्त भी हूँ। उनकी ये बात सुनकर आनंद को अंदर से बहुत राहत महसूस हुई। वो जब अपने फ्लैट पर पहुंचा तो बहुत खुश था। उसने तुरंत इंडिया में फोन लगाया। इधर बेल जा रही थी और उसका सबर जवाब दे रहा था। वो ये खुशखबरी अपने घर वालों को जल्द से जल्द सुनाना चाहता था। उसकी आंखों में इस वक्त ऐसी चमक थी जो किसी सितारे जैसी चमक रही थी, क्योंकि ना जाने कितने सालों के बाद अब वो अपने प्यारे देश में लौट रहा था, अपने परिवार के साथ रहने वाला था। थोड़ी ही देर के बाद उसकी पत्नी बिंदु ने फोन उठाया। आनंद ने उससे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब मैंने चेकअप करवाया है तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अब मुझे काम नहीं करना चाहिए और इसीलिए मैं वापस आ रहा हूँ। उस वक्त वो शायद स्पीकर पर बात कर रही थी। तभी पीछे से अचानक आनंद के मंझले भाई की आवाज आई, जिसमें ना तो बिल्कुल भी अपनापन महसूस हो रहा था और ना ही कोई खुशी। मंझले भाई ने घबराते हुए कहा, अरे भैया, आप वहां पर इतने सालों से अच्छी भली नौकरी तो कर रहे हैं, इस तरह से जरा सी तबीयत खराब होने पर आप सब छोड़कर वापस क्यों आ रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि यहाँ पर क्या हालात हैं? अरे यहाँ पर तो ये हाल है कि 24 घंटे भी काम करो तो भी कुछ खास कमाई नहीं होती है। अपने मंझले भाई की बात सुनकर आनंद कुछ पलों के लिए चुप हो गया। फिर वह हिम्मत करके बोला, विकास, अगर मुझे हार्ट में प्रॉब्लम ना होती तो मैं और 5 साल यहाँ काम करने के बाद लौटता। ये बात आनंद ने बहुत ही प्यार भरे अंदाज में कही, लेकिन उधर तो जैसे सन्नाटा ही पसर गया था। इससे पहले वो जब भी फोन करता था तो जो भाई और भाभियां खुशी से उससे बातें करते थे, उन सब की आवाज अब बंद पड़ गई। कुछ देर के बाद आनंद ने अपनी पत्नी को अपने आने की तारीख बताकर फोन रख दिया। इधर बिंदु फोन हाथ में लिए चुपचाप बैठी रही। अपने देवरों के बदलते चेहरे उसकी नजरों से छिपे नहीं थे। उसे वो दिन याद आने लगा जब 23 साल की उम्र में उसका पति अपने 3 छोटे भाइयों की अच्छी परवरिश करने की वजह से यहाँ वहाँ नौकरी की तलाश में भटक रहा था। भारत में उसे ऐसा कोई भी रोजगार नहीं मिला जिससे वो अपने परिवार का पेट पाल सके, और फिर थक हार कर बिंदु के पति को दुबई जाने का फैसला करना पड़ा। वहां पहुंचकर उसे अच्छी नौकरी तो मिल गई, पर दोबारा कभी भी अपने परिवार के साथ चैन से रहने को नसीब ही नहीं हो पाया। वो वहां दिन रात काम करता और हर महीने पैसे भेजता रहता और अपने छोटे भाइयों की हर ख्वाहिश पूरी करता। उसने उन्हें पढ़ने लिखने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बिंदु को याद आया जब वो बहू बनकर इस घर में आई थी, उसकी सास का देहांत तो कुछ सालों पहले ही हो गया था। इसलिए उसने अपनी सास को तो कभी नहीं देखा था, पर उसके ससुर जी जिंदा थे, लेकिन वो भी बहुत बीमार थे और हर वक्त बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। उस वक्त उसके तीनों देवर बहुत छोटे छोटे थे और जिनकी परवरिश करवाने की वजह से ही आनंद की शादी जल्दी ही कर दी गई। बिंदु ने अपने देवरों को बिल्कुल अपने बेटों जैसा ही समझा और उनके खान पान तथा पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं रखी, पर वो ये भी चाहती थी कि जल्द से जल्द वो भी मां बन जाए। इसी बीच आखिरकार बिंदु को वो खुशखबरी मिली जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उस वक्त घर में गरीबी होने के बावजूद भी आनंद ने मोहल्ले में खुशी के मारे मिठाई बांटी थी। बिंदु भी उसकी खुशी देखकर फूली नहीं समा रही थी। उसके ससुर, जो कि बिस्तर पर बीमार पड़े थे, जिनकी बिंदु दिन रात पूरी लगन से सेवा करती थी, वो भी अपनी बहू को आशीर्वाद देते थक नहीं रहे थे। उनकी भी इच्छा थी कि मरने से पहले वो कम से कम अपने बड़े बेटे की संतान को तो अपनी गोद में खिला लें, पर पता नहीं किसकी बुरी नजर उनकी खुशियों को लग गई। घर में वही एक औरत थी और इसीलिए घर के सारे काम की जिम्मेदारी भी उसके सिर पर ही थी। पेट से होने के बावजूद भी सब उसे ही करना पड़ता था। और आनंद, वो तो दिन भर घर से बाहर, कभी नौकरी की तलाश में भटकता तो कभी कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल जाती तो कुछ महीने उसके आराम से कट जाते। उस दिन बिंदु छत पर कपड़े फैलाने के लिए गई थी। कपड़े फैलाकर जैसे ही वो वापस नीचे उतरने लगी, तभी अचानक उसका पैर सीढ़ियों पर फिसल गया। वो खुद को संभाल नहीं पाई और सीधा पेट के बल सीढ़ियों पर ही गिर पड़ी। इसके बाद उसका शरीर कई सीढ़ियों से रगड़ खाता हुआ नीचे तक आ गया। दर्द इतना असहनीय था कि वो वहीं पर बेहोश हो गई। उसके बाद उसे अस्पताल लेकर कौन पहुंचा, उसे कुछ भी नहीं पता। जांच होने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि गिरने की वजह से उसके गर्भाशय में गंभीर चोटें पहुंची हैं और बिंदु की जान बचाने के लिए
तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ा। उसका बच्चा भी नहीं बच पाया। इलाज के बाद बिंदु धीरे धीरे ठीक तो हो रही थी, पर एक तो उसका बच्चा नहीं बचा, और दूसरा डॉक्टर ने जो बात कही उसने उसकी दुनिया उजाड़ कर रख दी। डॉक्टर ने कहा था कि हमें बहुत अफसोस है, पर इन्हें इतना नुकसान पहुंचा है कि अब ये भविष्य में कभी मां नहीं बन पाएंगी। डॉक्टर की इस बात ने जैसे पूरे परिवार को ही तोड़ कर रख दिया था। कई महीनों तक बिंदु सदमे से बाहर ही नहीं आई थी। वो हर वक्त रोती रहती। आनंद ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, पर बिंदु का मन कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। वह हर रोज रोकर भगवान से शिकायत करती कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, पर किस्मत के लिखे को भला आखिर कौन मिटा पाया है। कुछ महीनों के बाद उन्हें सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ा। इस बीच कई रिश्तेदारों ने तो अपनी हदें भी पार कर दी। उन्होंने आनंद को राय दे डाली कि अब ऐसे में वो दूसरी शादी कर ले, क्योंकि बिंदु तो अब किसी काम की ही नहीं रही। उस दौरान बिंदु ना सिर्फ दुख से भरी थी, बल्कि अब डर से भी भर गई थी। उसे डर लगने लगा कि औलाद तो उसे नसीब हुई ही नहीं, और कहीं अब उसका पति भी उससे छिन ना जाए। पर एक दिन जब आनंद ने बिंदु का ये डर भांप लिया, तो उसने उसका हाथ पकड़कर विश्वास दिलाया कि उसके लिए बिंदु से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि अगर वो उसे संतान का सुख नहीं भी दे पाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसे संतान का सुख चाहिए तो वो सिर्फ बिंदु से, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो वो पूरी जिंदगी बेऔलाद रहना ही पसंद करेगा। पर बिंदु को अपनी जिंदगी से निकालने के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर बिंदु आनंद के गले लगकर फूट फूट कर रोई थी। उस दिन जैसे उसने अपने अंदर का सारा दुख और गम आंसुओं में बहा दिया था। आनंद ने उसे समझाया कि भगवान के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता, और अगर जिंदगी सुकून और शांति से जीनी है तो बेहतर यही है कि हम इस सच को अपना लें। और तुम क्यों परेशान होती हो? हमारे भले ही कोई सगी औलाद नहीं है, पर तुम्हारे ये देवर तुम्हारी औलाद से कम नहीं हैं। तुम इनकी बचपन से ही परवरिश कर रही हो, और ये तुम्हें अपनी माँ भी मानते हैं। इसीलिए अब तुम इनमें ही अपने बेटों का स्वरूप देखो। उसी दिन के बाद से बिंदु ने इस सच को स्वीकार कर लिया और अपने तीनों देवरों को अपने बेटों जैसा ही समझा, और उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, और ना ही कभी उनमें भेदभाव किया। आनंद विदेश से जो भी पैसे कमाकर भेजता, उसका एक एक पैसा बिंदु अपने देवरों पर खर्च कर देती। कुछ सालों के बाद उसके ससुर जी का भी देहांत हो गया था, और अब घर में सिर्फ वो और उसके देवर ही थे, क्योंकि यहाँ रहकर आनंद को कोई भी नौकरी ऐसी नहीं मिल रही थी जिससे वो अपने भाइयों की अच्छी परवरिश और अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा पाए। और इसी वजह से उसने विदेश जाने का फैसला किया, और उसके बाद से तो जैसे उनके घर की किस्मत ही पलट गई। जिस घर में कभी रोटी के लाले पड़ते थे, वहाँ अब एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन बनने लगे। पहले जहाँ वे टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, वो अब पक्के मकान में बदल गई। जिन भाइयों को कभी साइकिल तक नसीब नहीं हुई थी, उनके बड़े होने पर उसने सबको गाड़ियां, मोटरसाइकिल सब दिलवाई। बिंदु ने अपने देवरों के नाज नखरे उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, और ठीक यही आनंद ने भी किया। आज वो समय आ गया था कि आनंद के तीनों भाई पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियों पर लग गए थे, और जब उनकी शादी का वक्त आया तब उसने लाखों रुपए खर्च करके अपने भाइयों की शादियां भी धूमधाम से की। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अब अगर कभी आनंद भारत आने की कोशिश करता भी तो उसके भाई और बहुएं उसे मना करने लगते कि अगर आप यहाँ आएंगे तो फिर लाखों का नुकसान हो जाएगा। हमें अभी थोड़ा सब्र रखना चाहिए। अभी जितना ज्यादा से ज्यादा आप पैसा कमा लेंगे, उतना ही तो हम सबके लिए भला होगा। आनंद को लगता कि उसके भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए वो फिर भारत नहीं लौटता। पर अब बीमार हो जाने की वजह से और इस उम्र में अपने भाइयों के बच्चों को देखने, उनके साथ खेलने का उसका दिल बहुत करता था, क्योंकि उसे तो अपनी खुद की औलाद के बच्चे देखना नसीब नहीं हुए। पर जो भाई उसकी औलाद जैसे ही थे, उनके बच्चों को लेकर उसके दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें थीं। इसीलिए अब वो भारत वापस आना चाहता था। जब आनंद की फ्लाइट एयरपोर्ट पर उतरी तो उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। वो जैसे जैसे एयरपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहा था, सोच रहा था कि जरूर उसका पूरा परिवार उसके स्वागत के लिए आया होगा।
उसके तीनों भाई भाई भाभीियों, उनके बच्चे एयरपोर्ट पर खूब शोर मचा रहे होंगे। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे होंगे और हाथों में फूल होंगे। सब के सब उससे मिलने के लिए बेताब होंगे। ये सब सोचते हुए आनंद अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और उत्सुकता से इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगा। लेकिन तभी सामने उसने सिर्फ बिंदु को अकेली खड़े देखा तो वो हैरान रह गया। वो वहां पर एकदम अकेली खड़ी थी। इतने साल पहले वाली बिंदु और आज की बिंदु में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। बदल तो आनंद भी गया था, क्योंकि अब दोनों ही बुढ़ापे की सीढ़ी पर कदम रख चुके थे। जब आनंद दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास आया तो उसने तुरंत बिंदु को गले लगा लिया। बिंदु ने कहा कि आप कैसे हैं? आनंद ने कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन बाकी के सारे लोग क्यों नहीं आए? विकास, रवि, नीरज, मुझे तो लग रहा था वो सब मुझसे मिलने के लिए बेकरार होंगे। आनंद उस वक्त भरपूर जोश में था, पर बिंदु एकदम शांत खड़ी थी। आनंद की आवाज सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए ताकि आनंद को कुछ भी पता ना चले। फिर वो धीरे से बोली कि वो दरअसल तीनों ने छुट्टी तो लगाई थी, पर उन्हें अपने काम से छुट्टी मिली ही नहीं, और उन सबके यहाँ जरूरी काम भी आ गए थे। बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं, और सच कहूँ तो मैं ये चाहती थी कि सबसे पहले आपको मैं ही देखूं, इसीलिए मैं अकेली आ गई। इसके बाद वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकल आए। जब वो बाहर निकले तो आनंद हैरान हो गया, क्योंकि बिंदु ने वहां पर एक रिक्शा किया हुआ था। आनंद ने हैरान होते हुए कहा, तुम गाड़ी लेकर क्यों नहीं आई? हमारे घर में 3-3 गाड़ियां हैं। इस पर बिंदु बोली कि हाँ, 3 गाड़ियां तो हैं जी, लेकिन वो तीनों गाड़ियां तो बच्चों के पास होती हैं ना, और वैसे भी मुझे तो कहीं आना जाना भी नहीं होता, तो मैं भला अपने पास गाड़ी रखकर क्या करूंगी? और फिर हमारा घर भी तो पास में ही है, अभी बस थोड़ी ही देर में तो पहुंच जाएंगे। ये सुनकर आनंद चुप हो गया। घर पहुंचे तो आनंद की सोच के मुताबिक घर में उसका कोई खास तरह से स्वागत नहीं किया गया। ना ही किसी में कोई जोश दिख रहा था और ना ही किसी के चेहरे पर कोई खुशी थी, बल्कि सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। घर में बहुत सन्नाटा था। आनंद ने पूछा कि क्या हो गया है? बिंदु ने बात को छिपाते हुए कहा कि मैं आपसे कह तो चुकी हूँ कि घर में कोई है नहीं। आप खाना खाइए और फिर आराम करिए। रात तक सब लोग अपने अपने काम से जब वापस आ जाएंगे तब आप उन सबसे मिल लीजिएगा। बिंदु की ये बात सुनकर आनंद हैरान रह गया, क्योंकि भले ही उसके तीनों भाई घर में नहीं थे, पर उनकी पत्नियां तो घर में थी ना। मगर कोई भी आकर उससे नहीं मिला। पर उसने अपने दिमाग पर फिर बहुत ज्यादा जोर नहीं डाला और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। इधर बिंदु ने सुकून की सांस ली। वो ये सब सच सच बात कहकर अपने पति का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उन्हें सदमा लगे कि जिन भाइयों के लिए वो इतनी खुशी से चहक रहे थे, उन भाइयों को उनके आने की कोई खुशी नहीं है। शाम के वक्त जब आनंद की आंख खुली तो उसने देखा कि घर में बच्चों का शोर मचा हुआ था। ये देखकर वो बहुत खुश हो गया और जल्दी से कपड़े बदलकर बाहर आया तो देखा कि घर में खूब रौनक लगी थी। उसके तीनों भाई काम से वापस आ चुके थे और उनके छोटे छोटे बच्चे आंगन में खेल रहे थे। आनंद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और सोचने लगा कि ये सारे बच्चे जैसे ही उसे देखेंगे तो उससे लिपट जाएंगे। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसके बाद बड़े भाई रवि की आवाज आई, अरे भैया, आप वापस आ गए? मैंने आपको कितना मना किया था कि मत आइएगा अभी, लेकिन आपको तो बस हमेशा अपनी ही चलानी होती है। सोफे पर टांग रखकर रवि ये बात बहुत ही साधारण अंदाज में कह रहा था। तभी सबसे छोटा भाई नीरज और मंझला भाई विकास भी अपने अपने कमरों से बाहर आए और उन्होंने आनंद को जाकर गले लगाया, पर किसी के भी अंदाज में कोई खास खुशी नहीं थी जिसकी आनंद को उनसे उम्मीद थी। इसके बाद वो चुपचाप डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। आनंद भी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठने लगा, पर जैसे ही उसने कुर्सी खींची तभी रवि की पत्नी तेज आवाज में बोली, आप यहाँ मत बैठिए बड़े भैया, यहाँ पर रवि बैठते हैं और उनके साथ मैं बैठती हूँ। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आनंद को शर्मिंदगी सी महसूस हुई। वो तुरंत उस जगह से हट गया तो रवि वहां जाकर आराम से बैठ गया। धीरे धीरे सब लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए और आनंद के लिए कोई भी कुर्सी खाली नहीं बची। बिंदु चुपचाप ये सब देख रही थी। वो अपनी जगह से उठी और बोली कि आप चलिए कमरे में बैठकर खाना खा लीजिए, मैं वहीं पर आपका खाना लगा देती हूँ।
अपने भाई और बहू का ऐसा व्यवहार देखकर आनंद हक्का बक्का रह गया था। उसे नहीं पता था कि जिस स्वागत की वो कल्पना कर रहा था वो इस तरह से होगा। उसने फिर हैरानी से अपने भाइयों की तरफ देखा, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ बात करने में व्यस्त थे। बिंदु ने तुरंत आनंद का हाथ पकड़ा और कहा कि यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है, चलिए आप अंदर चलिए। ये कहते हुए वो उन्हें लेकर कमरे की तरफ बढ़ गई। आनंद ने भी ध्यान दिया कि बिंदु के भी डाइनिंग टेबल से उठ जाने पर वहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर आनंद का दिल सूखे पत्ते की तरह मुरझा गया। कमरे में पहुंचते ही उसने बिंदु से कहा कि क्या मेरे भाई मेरे आने से खुश नहीं है? तो बिंदु चुप हो गई। फिर वो आनंद को तसल्ली देते हुए बोली कि देखिए, दरअसल वो लोग ये चाहते थे कि तुम अभी कुछ समय तक और वहीं पर रहो। रवि अपना कारोबार करना चाहता था और उसी के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। विकास को भी एक नया प्लॉट खरीदना था, उसके लिए भी उसे पैसे चाहिए थे। इसीलिए तुम्हारे ऐसे जल्दी वापस लौट आने से वो लोग थोड़ा उदास हो गए हैं। बिंदु ने आनंद के सामने इस बात को जितना साधारण तरीके से बनाकर सामने रख सकती थी, उसने ठीक वैसा ही किया। लेकिन आनंद का दिल मान नहीं रहा था। उसने कहा, बिंदु, मैंने जिंदगी भर पैसे ही तो कमाए हैं। मेरा भी तो दिल करता है कि मैं बाकी की जिंदगी तुम सबके साथ गुजारूं। बिंदु भी चुपचाप बैठी रही। कुछ देर के बाद जब आनंद का दिल थोड़ा सा हल्का हुआ तो बिंदु ने कहा कि मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। फिर वो कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल खाली पड़ी हुई थी। सब लोग खाना खाकर उठ चुके थे। सिर्फ बड़ी वाली देवरानी बर्तन समेट रही थी। उसे देखकर बिंदु ने कहा, रीमा, अपने जीत जी के लिए खाना निकाल दो। तो वो एकदम से चौंकते हुए बोली, अरे, खाना तो बचा ही नहीं है और सारी रोटियां और सब्जी भी खत्म हो गई हैं। जो चावल बनाए थे वो भी आज बच्चों ने ही सारे खत्म कर दिए हैं। इसीलिए भाभी, तुम ऐसा करो कि बड़े भैया को बाहर से कुछ मंगवा कर खिला दो। अपनी ऐसी ऐंठी अंदाज में बोलकर रीमा बर्तन समेटकर अपने कमरे में चली गई। बिंदु सोचने लगी कि अगर वो ये बात अंदर जाकर आनंद को बताएगी तो वो और भी ज्यादा टूट जाएगा। उसने सोचा कि वो अपने सबसे छोटे देवर से कह देती है, वो बाहर से खाना मंगवा देगा। ये सोचते हुए बिंदु धीरे धीरे चलती हुई सबसे छोटे देवर नीरज के कमरे के पास आई और जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए उसने आगे हाथ बढ़ाया तो अंदर से नीरज की आवाज आ रही थी, अरे यार, अब बताओ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अगर बड़े भैया वापस आ गए हैं तो फिर अब हमारी मजबूरी है। अब तो उन्हें झेलना ही पड़ेगा ना। मैं तो खुद उनकी हरकतों से परेशान हो चुका हूँ। इतने साल उनके बिना ही जिंदगी गुजारी है। आज जब वो हमारी फैमिली में आकर बैठ गए हैं तो वो मुझे बिल्कुल किसी अजनबी इंसान जैसे लग रहे हैं। मैंने तो उन्हें पहले ही बताया था कि रवि भैया के साथ साथ मुझे भी अपना अलग प्लॉट चाहिए, लेकिन मजाल है कि उनके कान पर इस बात की जूं तक रेंगी हो। खुद तो खूब अय्याशी करके यहाँ हमारे सिर पर आ गए हैं। अरे, कम से कम और किसी का ना सही तो हमारा और हमारे बच्चों का ही सोच लिया होता। अपने सबसे छोटे देवर की बात सुनकर तो बिंदु हैरान रह गई। यहाँ तो सब लोग उसके और आनंद के खिलाफ ही हो गए थे। अब भला वो क्या कर सकती थी? इसीलिए चुपचाप अपने कमरे में वापस चली आई। आनंद, जो कि खाने के इंतजार में बैठा हुआ था, जब उसने बिंदु को खाली हाथ सामने से आते देखा तो अंदर तक टूट गया। बिंदु आनंद के पास आकर बैठ गई तो उसने उदास अंदाज में कहा कि खाना खत्म हो गया है। तुम ऐसा करो कि यहाँ पास में ही एक होटल है, वहां से अपने और मेरे लिए खाना ले आओ। बिंदु ने बड़े ही शर्मिंदगी के साथ कहा तो आनंद के दिल पर जैसे बोझ महसूस होने लगा। वो चुपचाप उठा और पैसे लेकर घर से बाहर निकल गया। वो इतने सालों के बाद यहाँ लौटा था। बहुत सारी चीजें बदल गई थीं और इसीलिए उसे ठीक से गलियों का कुछ अता पता समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी वो 2-3 गलियां मुड़ने के बाद होटल तक पहुंच गया। वहां से खाने के नाम पर आनंद ने बस पतली सी दाल और मोटी मोटी रोटियां ली, जिन्हें लेकर वो घर वापस आ गया। वो रोटियां ना तो आनंद से खाई जा रही थीं और ना ही बिंदु से। दोनों ने बड़ी मुश्किल से खाना खाया और फिर चुपचाप सो गए। दिन इसी तरह से गुजरने लगे। घर में किसी को भी आनंद के वापस आने पर कोई खुशी नहीं हो रही थी और इस बात का आनंद को भी अच्छी तरह से एहसास हो रहा था।
सब लोग उससे ऊपरी दिल से बात करते थे। उसका दिल चाह रहा था कि वो उनसे पूछे कि इतने सालों तक जो उसने इतनी मेहनत करके उन लोगों के लिए पैसे भेजे थे, आखिर उसका एहसान वो क्यों नहीं मानते हैं। एक दिन वो दोनों पति पत्नी बैठकर टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। विकास भी उनसे कुछ ही दूरी पर बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी रवि अंदर आया और बोला, अरे विकास भैया, आप अपने सामने वालों की कोठी देखिए, कितनी सुंदर बन गई है। पूरे घर में उन लोगों ने संगमरमर के पत्थर लगवाए हैं। ये कहते हुए रवि विकास के बराबर में ही आकर बैठ गया तो विकास मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मेरा भी बहुत दिल था कि काश हमारा भी ऐसा ही शानदार घर हो, लेकिन ना जाने बड़े भैया को क्या सूझी कि बस मुंह उठाकर यहाँ भारत वापस आ गए। ये नहीं कि कुछ साल और वहां पर रुककर कुछ और पैसे भेज देते तो फिर हम अपने अपने रहने के लिए एक अच्छा सा घर बनवा सकते थे। विकास ने अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कड़क अंदाज में कहा। तो आनंद ने कहा, विकास, मैंने तो इतने सालों तक वहां पर काम किया है और अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं रहा कि मैं वहां और काम करूं। और वैसे भी तुम सब अपनी अपनी नौकरियों वाले हो, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, फिर अब मेरे काम करने की जरूरत ही क्या है। आनंद का इतना कहना था कि तभी विकास झल्लाकर बोला, अच्छा, तो अब आप हमारी कमाई पर भी नजर रखेंगे। आखिर यहाँ पर मिलता ही क्या है, क्या आपको ये नहीं पता? अरे, मैं इतने समय से अपना खुद का बिजनेस करने की सोच रहा था, अब तो वो भी नहीं हो पाएगा। हम तीनों को अपने बच्चों के साथ इस खंडहर जैसे घर में सारी उम्र गुजारनी पड़ेगी। लेकिन बस आप खुश हो जाओ, क्योंकि अब आप यहाँ पर अय्याशी करेंगे और खूब चारपाई तोड़ते रहेंगे। ये सब गुस्से से कहता हुआ विकास अपने कमरे में चला गया और रवि भी बुरा सा मुंह बनाता हुआ वहां से बाहर निकल गया। आनंद को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके वो छोटे भाई, जिन्हें वो अपनी औलाद जैसा, अपने बच्चे जैसा मानता है, उससे इतनी नफरत करने लगे हैं। ये सब देखकर आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से फोन निकाला और फिर अपने अंग्रेज बॉस को फोन मिलाया, जिसके पास वो पिछले इतने सालों से काम करता आया था। उसे वही बात याद आई कि जब उसके अंग्रेज बॉस ने इंडिया आने के वक्त उसे मना किया था और उन्होंने उससे कहा भी था कि जब तुम्हारे भाइयों को तुम्हारी कमाई से प्यार है तो फिर उन्हें अपना भाई किसी भी काम का नहीं लगेगा। मगर उस वक्त आनंद ने उनकी एक भी नहीं सुनी थी। लेकिन आज जब अपने भाइयों का व्यवहार उसने खुद अपनी आंखों से देखा तो वो खुद भी बहुत शर्मिंदा हो रहा था। उसने तुरंत अपने बॉस से इस बात की रिक्वेस्ट की कि वो दोबारा दुबई जाकर उनके पास काम करना चाहता है। ये सुनते ही वो जोर जोर से हंसने लगे और बोले, क्यों, क्या हो गया है आनंद? क्या तुम्हारे प्यारे भाइयों ने तुम्हें 2 वक्त की रोटी देने से भी मना कर दिया है? आनंद ये सुनकर चुप हो गया। उसका बॉस उसका दोस्त भी था और अच्छा आदमी भी, इसीलिए आनंद का मजाक उड़ाने के बाद उसने गंभीर अंदाज में कहा कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था आनंद कि तुम जब चाहे मेरे पास लौट सकते हो और इसीलिए तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जब दिल करे तुम यहाँ आ जाओ। इसके बाद उसके बॉस ने फोन काट दिया। आनंद चुपचाप उठा और अंदर जाकर अपना बैग पैक करने लगा। कहाँ जा रहे हैं आप? आनंद को बैग पैक करता देखकर बिंदु ने रोकते हुए कहा। तो आनंद ने उसे सारी बातें समझा दी कि उसने अपनी फ्लाइट की टिकट बुक कर ली है और कल शाम को दोबारा से दुबई वापस लौट जाएगा। कितने समय के बाद उसका पति घर वापस आया था, लेकिन अब वो दोबारा जा रहा है, पर वो भी सब कुछ करके कुछ नहीं कर सकती थी। अगले दिन शाम के वक्त घर के सारे लोग आंगन में जमा थे। तभी आनंद अपने कमरे से अपना सूटकेस लेकर बाहर निकला तो सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मैं दोबारा दुबई जा रहा हूँ। मुझे अंदाजा हो गया है कि घर में मेरी कोई जगह नहीं है। मेरे बॉस ने मुझे दोबारा फोन करके बुला लिया है। आनंद ने गंभीरता से कहा तो अचानक से वहां बैठे हुए सारे लोगों में जैसे खुशी की भयंकर लहर दौड़ गई। विकास, जो कि सुबह अपने बड़े भाई से बदतमीजी करके गया था, वो एकदम उठा और आनंद के गले से लगता हुआ बोला, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा बड़े भैया, आपने तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। अरे, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप जाने वाले हैं, वरना हम तो आपके लिए शानदार पार्टी रखते।
उसके सारे छोटे भाई उसके आसपास जमा होकर एकदम से प्यार भरी बातें करने लगे थे। तो आनंद उनकी ऐसी गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली आदत पर सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। इन लोगों के इस प्यार की सच्चाई क्या थी, ये तो वो भी देख चुका था। फिर वो मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल गया। बिंदु भी हैरान थी कि इन लोगों ने कैसे एकदम से अपना रंग बदल लिया। आज सारे ही घर वाले बहुत खुश थे। विकास एक बार फिर से अपने बिजनेस को लेकर बातचीत करने लगा था। रवि भी बोल रहा था कि अब जैसे ही बड़े भैया पैसे भेजेंगे वो सामने वाली कोठी खरीद लेंगे और फिर हम सभी लोग वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। बिंदु चुपचाप अंदर अपने कमरे में चली गई। अब दोबारा से घर में इंतजार किया जा रहा था कि कब आनंद दुबई से रुपए भेजेगा। पर अब आनंद ने घर पर फोन करना बंद कर दिया था और अगर वो कभी फोन करता भी तो रात को सबके सो जाने के बाद करता था, ताकि बिंदु के अलावा और कोई उससे बात ना कर सके। उसके छोटे भाई पूछते, भाभी भैया को वहां पर जाते ही नौकरी तो मिल गई थी ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दोबारा से कुछ दिनों बाद यहाँ पर वापस आ जाए? क्योंकि हमने तो सामने वालों से इस बारे में बात भी कर ली है कि हम लोग कोठी खरीदने वाले हैं। उस कोठी का मालिक भी तैयार हो गया है। वो हमसे उस कोठी के 1 करोड़ रुपए मांग रहा है। अपने देवर की बात सुनकर बिंदु एकदम चुप रह गई थी। वो कुछ नहीं बोली। फिर इस तरह करते करते धीरे धीरे तकरीबन 7-8 महीने बीत गए। पर इस बीच आनंद ने दुबई से 1 पैसा भी नहीं भेजा, जिस वजह से उसके तीनों भाई बुरी तरह से झुंझलाए हुए थे। एक दिन विकास ने कहा, यार रवि, बड़े भैया को फोन करके पता करो कि आखिर वो कहाँ चले गए हैं। मैंने तो अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया है और इसीलिए मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। उस वक्त बिंदु भी एक तरफ बैठी चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। देखते ही देखते 1 साल का समय खामोशी से गुजर गया। सामने वाली कोठी भी बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी और विकास मजबूरी भरी नजरों से उस कोठी को देखता रहता था। उन तीनों भाइयों की एक ही ख्वाहिश थी कि वो ये कोठी खरीद लें। कोठी पर लगा हुआ फॉर सेल का बोर्ड उन्हें हर वक्त मुंह चिढ़ाता रहता था। एक दिन विकास उठा तो हैरान रह गया, क्योंकि कोठी का दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे के ऊपर लगा हुआ फॉर सेल का बोर्ड भी हट चुका था, जिसे देखकर उसे लगा कि शायद ये कोठी अब बिक गई है। विकास के मुंह से एक उदासी भरी आवाज निकली तो उसके बाकी के भाई और बहुएं और बच्चे भी सब एक साथ जमा हो गए और फिर बड़ी ही हसरत भरी नजरों से उस कोठी को देखने लगे, जहां पर कोई अभी नया नया ही शिफ्ट हुआ था, क्योंकि वहां पर बिल्कुल नया फर्नीचर ट्रक से उतरकर नौकर घर के अंदर लेकर जा रहे थे। विकास की पत्नी लालच भरी नजरों से देखते हुए बोली कि लगता है कि बहुत ही अमीर आदमी आया है जिसने ये कोठी खरीद ली है। सामान भी तो देखो कितना महंगा महंगा, एक से एक ब्रांडेड मंगवाया है। कुछ देर तक वो सब कुछ देखते रहने के बाद भी उन्हें यह अंदाजा नहीं लग पाया कि आखिर वो कोठी खरीदी किसने है। इसीलिए फिर चुपचाप सब लोग घर के अंदर आ गए। शाम को विकास की पत्नी खाने की तैयारी कर रही थी कि तभी अचानक उनके पड़ोस में रहने वाली एक आंटी आई तो रीमा ने बड़ा बुरा सा मुंह बनाकर कहा, क्या बात है आंटी जी, आज आपको क्या चाहिए? तो वो आंटी हंसकर बोली कि अरे नहीं भाई, अब मुझे तुम्हारे पास आने की जरूरत नहीं है। मैं तो बिंदु से मिलने आई थी, क्योंकि अब तो बिंदु सामने वाले घर में शिफ्ट हो गई है। तो मैं सिर्फ ये पूछने आई थी कि तुम लोग उन लोगों के साथ क्यों नहीं गए। आंटी की बात सुनकर रीमा एकदम से चौंक उठी और बोली, क्या क्या कह रही हो? बड़ी भाभी कहाँ चली गई हैं? वो सामने वाले घर में शिफ्ट हो गई हैं? पर वो तो ये बोलते बोलते रीमा अचानक से बीच में ही रुक गई। तभी उसे ख्याल आया कि सुबह से बिंदु घर में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। बड़ी भाभी का वजूद इस घर में ऐसा गायब था कि जैसे किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था कि वो सुबह से अपने कमरे से बाहर निकली भी है या नहीं। अरे लो, तुम तो उनकी देवरानी हो और तुम्हें ये भी नहीं पता? सुबह ही तो बिंदु ने सामने वाली कोठी खरीद कर अपने नाम कर ली है और इतना अच्छा अच्छा फर्नीचर मंगवा कर अंदर सेट करवाया है। कोठी तो बिल्कुल राजाओं के महल जैसी लग रही है और आज उन्होंने पूरे मोहल्ले को दावत पर भी बुलाया है। एक बात तो है, आनंद के दोबारा दुबई चले जाने से ठाट बाट तो खूब हो गया है, इसीलिए तो इतना बड़ा महल जैसा घर खरीद लिया है। वो आंटी रीमा को मुंह चिढ़ाते हुए ये सब कह रही थी और रीमा के ऊपर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। जैसे ही आंटी की बात सबके कानों में पड़ी, सब धीरे धीरे वहीं पर जमा हो गए।
रवि तुरंत भागकर बड़ी भाभी के कमरे में देखने गया तो वहां पर बिंदु नहीं थी और ये सब शर्मा आंटी वहीं खड़ी खड़ी देख रही थी। जब रवि मुंह लटकाकर बिंदु के कमरे से बाहर आया तो आंटी ताना मारते हुए बोली, बताओ, तुम में से तो किसी को खबर ही नहीं है। भगवान ऐसे घरवाले किसी को ना दे। अरे बिंदु ने तो तुम सबको औलाद की तरह पाला और ऐसी औलाद तो किसी को भी ना मिले। इतना कहकर वो मुंह बनाकर घर से बाहर निकल गई। फिर सबने लपक कर दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखा तो सच में सामने वाली कोठी के बाहर इस वक्त एक तरफ टेंट के पास हलवाई खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। बड़ी भाभी ने कोठी कब खरीद ली ये सोचकर ही उन तीनों भाइयों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। चलो ऐसा करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। जब सारा मोहल्ला कोठी में जा रहा है तो आखिर वो तो हमारे भैया भाभी की कोठी है, तो अब हम भी तो वहीं पर उनके साथ ही रहेंगे। शायद बड़ी भाभी हमें सरप्राइज देने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं। अचानक से विकास ने खुशी भरे अंदाज में चहक कर कहा तो सबके उतरे हुए चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग तुरंत फटाफट अपने कमरों में गए और तैयार होने लगे। फिर कुछ घंटे बाद जब वो बाहर निकले तो तब तक कोठी किसी दुल्हन की तरह सज चुकी थी। चलो चलो, अब हम इस पुराने मकान में नहीं रहेंगे। हम तो भैया भाभी को ऐसा वैसा ही समझते थे, लेकिन आज बड़ी भाभी ने हमें कितना बड़ा सरप्राइज दे दिया है, विकास ने खुशी से कहा। और फिर सब लोग उस कोठी की तरफ चल पड़े। जब वो वहां पहुंचे और अंदर जाकर देखा तो बिंदु काफी महंगी बनारसी साड़ी पहने हुए एक बड़े से सोफे पर आराम से बैठी हुई थी और मोहल्ले के सभी लोग उस वक्त जो बफर लगा हुआ था वहां से अपनी मर्जी से खाना निकालकर खा रहे थे। तभी विकास ने बड़े ही गर्व से कहा कि हम लोग इन लोगों की तरह खाना थोड़ी ना खाएंगे। चलो सीधा बड़ी भाभी के पास चलो, हम तो उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाएंगे। ये सुनते ही वो सभी लोग मोहल्ले वालों के बीच से रास्ता बनाते हुए सीधे बिंदु के सामने जाकर खड़े हो गए। भाभी, अरे तुमने तो हमें कितना बड़ा सरप्राइज दिया है कि खुशी के मारे हमें तो भरोसा ही नहीं हो रहा। ये कोठी खरीदने की तो हमारी कितनी पुरानी इच्छा थी और तुमने तो हमारी इच्छा भी पूरी कर दी। तीनों भाइयों ने एक साथ कहा तो बिंदु धीरे से मुस्कुराई और बोली कि तुम लोगों को लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। ये कोठी मैंने नहीं खरीदी है, बल्कि इसके असली मालिक तो वो हैं। बिंदु ने तभी उंगली से एक तरफ इशारा किया तो तीनों भाइयों ने चौंक कर देखा तो सामने से महंगे कपड़ों में आनंद चले आ रहे थे। उस वक्त उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। मोहल्ले के सारे लोग आनंद से बड़ी ही इज्जत के साथ मिल रहे थे। बड़े भैया, अरे आप कब आ गए और आपने ये कोठी कैसे खरीद ली? विकास के मुंह से निकला। तब तक आनंद भी धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आ चुके थे। तो तीनों भाइयों ने उनके गले लगते हुए कहा, थैंक यू बड़े भैया। तुमने दुबई वापस जाकर दोबारा हमारे लिए इतना पैसा कमाया ताकि आप हमारे लिए कोठी खरीद सको। मुझे तो पता था कि आप ये सब जरूर करोगे। रवि ने कहा तो आनंद मुस्कुराते हुए बोले, नहीं रवि, बिल्कुल भी नहीं। ये घर तो मैंने अपने और बिंदु के लिए खरीदा है। जिस तरह तुम्हारे घर में मेरे और बिंदु के लिए कोई भी जगह नहीं थी, हमारे लिए खाना भी नहीं बच पाता था, ठीक बिल्कुल उसी तरह मेरी इस कोठी में भी तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मोहल्ले के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और खाना खा रहे हैं। तुम लोग भी उनके साथ खाना खाकर वापस अपने घर चले जाओ। इससे ज्यादा यहाँ पर रुकने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनते ही उन तीनों भाइयों पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वो कुछ बोल पाते इससे पहले ही लोगों ने उन्हें धक्का देते हुए एक तरफ कर दिया। सब लोग खाना खाकर चले गए थे, लेकिन वो तीनों भाई अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ अभी भी एक तरफ कोने में खड़े हुए थे। तभी नौकरों ने आकर उन्हें पीछे हटाते हुए कहा कि अगर आप लोगों को खाना खाना है तो सामने रखा है, खाना खा लीजिए, नहीं तो मालिक और मालकिन के सोने का वक्त हो गया है। हमें घर का मेन गेट भी बंद करना है। नौकरों की बात सुनकर तीनों भाई अपना सा मुंह लेकर घर वापस आ गए। अब तीनों भाई पछताने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। इसीलिए अब अपनी इस मामूली सी नौकरी से घर का खर्च चलाते हुए भी तीनों भाई उसी पुराने मकान में रहने लगे थे। धीरे धीरे घर के खर्चे बढ़े तो घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। एक दिन विकास ने मुंह बनाकर कहा, अरे यार, आज फिर तुमने ये दाल बनाकर रख दी। पिछले 2 दिन से हम दाल ही तो खा रहे हैं। इस पर रीमा ताना मारते हुए बोली, तुम्हारी सैलरी खत्म हुए पूरे 15 दिन बीत चुके हैं। ये तो रवि ने थोड़े से पैसे दिए थे जिससे घर चल रहा है, और ऐसे में अब रोज दाल ही खानी पड़ेगी।
तीनों भाई परेशानी की हालत में चुपचाप जैसे तैसे करके वो पतली सी दाल खाने लगे। तभी उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी तो नीरज झुंझलाता हुआ उठा और जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक छोटा सा बच्चा हाथ में ट्रे लेकर खड़ा था। अंकल, वो सामने वाली आंटी ने आपके लिए खाना भेजा है। ये सुनकर नीरज ने हैरानी से देखा तो सड़क के दूसरी तरफ खुले दरवाजे पर बिंदु खड़ी हुई थी। जैसे ही उसने नीरज को ट्रे पकड़ते हुए देखा तो वो तुरंत ही अंदर चली गई। ये देखकर नीरज को भी झटका सा लगा कि भैया भाभी ने तो हमसे कब का रिश्ता तोड़ लिया था, तो फिर आज ये खाना यहाँ पर कैसे भेज दिया। वो हैरत से ट्रे लेकर अंदर चला आया जहां पर सब लोग बैठे हुए थे। बड़ी भाभी ने तो ये खाना भेजा है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि ट्रे में कई तरह के पकवान रखे हुए थे। रवि की तो आंखों से आंसू ही बहने लगे। वो बोला कि बड़ी भाभी का दिल बहुत बड़ा है, वो हमसे बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सब उनसे माफी मांगे। जल्दी जल्दी से ट्रे में रखा खाना खाकर वो सब बिंदु के घर के सामने आकर खड़े हो गए। सबकी हालत ऐसी थी जैसे वो कोई गरीब भिखारी हों। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला तो तीनों भाई लपक कर घर के अंदर पहुंच गए। सबके कदमों में एकदम से फुर्ती आ गई थी। बिंदु ने भी उन्हें आता हुआ देख लिया था। उसने अपने हाथ में ली हुई तस्वीर चुपचाप एक तरफ रख दी। तीनों भाई जाते ही अपनी बड़ी भाभी के पैरों से लिपट गए। भाभी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आप दोनों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा, पर भगवान के लिए हमारे हालातों पर दया करो, हम आप दोनों के बिना नहीं रह सकते। तीनों भाई बिंदु के पैरों में गिड़गिड़ा रहे थे। अपने देवरों की ऐसी हालत देखकर बिंदु की आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर उसने हमेशा उन तीनों को अपने बच्चों जैसा ही माना था। उसने कभी ये नहीं माना कि वो उनकी भाभी है, बल्कि हमेशा खुद को उनकी माँ के तौर पर ही देखा। और इन बच्चों के बिना इतने समय तक वो कैसे गुजारा कर सकती थी, ये तो उसका ही दिल जानता था। उन तीनों के बच्चे भी अम्मा अम्मा कहते हुए बिंदु से लिपट गए। अपने देवरों को तो शायद वो एक पल के लिए माफ नहीं कर पाती, लेकिन उन मासूम बच्चों की शक्ल देखते ही वो सब कुछ भूल गई। मैं कुछ नहीं कर सकती। इस घर में तुम लोग उस वक्त तक नहीं रह सकते जब तक तुम्हारे बड़े भैया तुम्हें माफ नहीं करते, और वो तुम लोगों के बारे में तो कुछ सुनते ही नहीं हैं। बिंदु ने बड़ी ही लाचारी की हालत में कहा तो सब मुंह लटका कर बैठ गए। तभी उसी वक्त दरवाजे के बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। रोते हुए विकास ने उस तरफ देखा और अपनी आंखों से आंसू पोंछे। रवि और नीरज भी उठकर खड़े हो गए। खुले हुए दरवाजे से आनंद अंदर आ रहे थे। उन्होंने एक बहुत ही महंगा और बेहतरीन सूट पहन रखा था, जिस वजह से उनकी पर्सनैलिटी बहुत रौबदार लग रही थी। तीनों भाई ये देखकर अपने आप एक एक कदम पीछे हट गए, क्योंकि आनंद के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। इन तीनों की यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? आनंद गुस्से से दहाड़ते हुए बोले, पर उनकी आवाज अभी भी दुख के मारे लड़खड़ा रही थी। तभी अचानक बिंदु भी उठकर खड़ी हो गई। बस करिए आप, मैं अपने बच्चों से अब और ज्यादा दूर नहीं रह सकती। भगवान ने आपको इतनी दौलत दी है, अगर आपने दुबई में कुछ वक्त परेशानी में गुजारा है तो आज उसका फल भी तो मिल चुका है ना। अब तो अपने बच्चों पर दया करिए। उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं होता, और इन सबकी हालत तो देखिए, ये लोग वक्त से पहले ही बूढ़े दिखने लगे हैं। आप इन लोगों के मुंह पर घर के दरवाजे बंद मत करिए। कहते कहते बिंदु का गला भर आया तो आनंद भी चुप हो गए। तभी विकास ने इशारा किया और तीनों भाई लपक कर अपने बड़े भैया के पैरों में जाकर गिर गए। भैया, हम तब तक आपके पैर नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमें माफ नहीं कर देंगे, रवि गिड़गिड़ाते हुए बोला। आनंद कुछ पल के लिए तो अपने आप पर काबू करने की कोशिश करता रहा, मगर सच ये था कि अगर बिंदु माँ की तरह उन तीनों को प्यार करती थी तो आनंद ने भी हमेशा खुद को उन सबका बड़ा भाई नहीं बल्कि पिता ही माना था, और वो भी उनसे पिता की तरह ही प्यार करता था। आनंद ने कांपते हुए हाथों से अपने तीनों भाइयों को उठाया और गले से लगा लिया। ये देखकर तीनों भाइयों के चेहरे खुशी के मारे खिल उठे। जाओ, अपना सामान उठाकर ले आओ, अब तुम लोगों को गरीबी में जीने की कोई जरूरत नहीं है। आनंद की ये बात सुनकर ऐसा लगा जैसे उस वक्त सबके मुर्दा शरीर में किसी ने जान डाल दी थी। तीनों भाई अगले आधे घंटे में ही अपने घर से सारा जरूरी सामान उठाकर इस बड़ी सी हवेली में ले आए थे। बिंदु के घर का माहौल तो अब हैरान कर देने वाला था। आनंद ने अपने तीनों भाइयों को नौकरी छोड़ने के लिए तो नहीं कहा था,
मगर वो खुद तो जैसे पहले से ही तैयार बैठे हुए थे। उन्होंने अगले ही दिन अपना अपना इस्तीफा दे दिया और सुबह सुबह उठकर तैयार हो गए। जब आनंद अपने कमरे से ऑफिस जाने के लिए बाहर निकला तो वो तीनों ही तैयार सामने खड़े थे। आनंद उन्हें देखते ही तुरंत समझ गया कि उसके तीनों भाई अब उसने यहाँ पर जो नई फैक्ट्री डाली है और जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें अपनी हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। आनंद ने ठंडी सांस ली और फिर नाश्ता करने के लिए बैठ गया। तभी विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भैया आप ऐसा करो कि अपनी कंपनी का जो फाइनेंस का काम है वो आप मेरे हिस्से में कर दो। मुझे वैसे भी बहुत एक्सपीरियंस है फाइनेंस के काम को देखने का। इस पर आनंद भी मुस्कुरा दिया, ठीक है, वैसे भी अब बूढ़ा हो चुका हूं मैं और सारी जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकता। पर हाँ, याद रखना कि फैक्ट्री के लेन देन के कामों में थोड़ा ध्यान रखना। कहीं पर भी 1 रुपए की भी कोई गड़बड़ अगर हुई तो फिर सारा हिसाब किताब खराब हो जाएगा। विकास ने इस बात पर सिर्फ सिर हिला दिया। उस दिन वो तीनों ही आनंद के साथ काम पर चले गए। बिंदु की तीनों देवरानियां उसके दिए हुए पैसों से खूब सारी शॉपिंग करके लौटी थीं और अब अपनी अलमारी में लटके हुए ब्रांडेड कपड़ों को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थीं। एक दिन विकास की पत्नी रीमा खूब तैयार होकर अपने कमरे से निकली तो बिंदु ने कहा, रीमा जरा मुझे 1 कप चाय तो बना दो। तो रीमा ने एक नज़र अपनी खूबसूरत ड्रेस और ताजा लगी हुई नेल पेंट की तरफ देखा और वो मन ही मन बोली, अब मैं इनके लिए किचन में जाकर चाय बनाऊं। ये तो मेरा पूरा मेकअप और कपड़े ही खराब करवा के रख देंगी। पर फिर उसने तुरंत सोचा कि लेकिन अगर इनसे रिश्ता भी तो नहीं खराब कर सकती। आह, जी बड़ी भाभी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। वो झूठी मुस्कुराहट देती हुई किचन में चली गई। तभी उसने वहां पर किचन में काम वाली बाई को साफ सफाई करते हुए देखा। वो हुक्म देते हुए बोली, ए सुनो, ये सारा काम छोड़ो, पहले बड़ी भाभी के लिए चाय बनाओ। उसने तुरंत ऑर्डर दिया और इसके सिर पर जाकर खड़ी हो गई। काम वाली बाई ने चाय बनाकर तैयार की और केतली और कप सब कुछ रेडी कर दिया तो बस उसको उठाकर रीमा ने बिंदु के पास जाकर रख दिया। इसी तरह दिन खामोशी से गुजर रहे थे। एक दिन डाइनिंग टेबल पर आनंद कुछ परेशान था। क्या हुआ है, आप नाश्ता नहीं कर रहे? बिंदु ने पूछा तो आनंद झुंझलाते हुए बोला, पता नहीं बिंदु, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अकाउंट में लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं। बड़े बड़े अमाउंट्स ना जाने कहाँ चले जा रहे हैं। लेन देन के काम में पहले तो कभी इस तरह की दिक्कत नहीं हुई थी जैसे कि अब हो रही है। ये सुनकर बिंदु चुप हो गई। कुछ देर के बाद वो ऑफिस चले गए, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ऑफिस से फोन आ गया जिसने सबकी दुनिया हिलाकर रख दी। आनंद को हार्ट अटैक आया था क्योंकि उसका एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया था, जिसकी वजह से उसे बहुत गहरा सदमा लगा था। बिंदु के हाथ से तो मोबाइल फोन छूट कर नीचे ही गिर गया। विकास, विकास, उसने चिल्लाकर आवाज दी। विकास अंदर कमरे में अपनी पत्नी के हाथों में सोने के कड़े पहना रहा था। क्या हुआ भाभी? उसने कमरे के अंदर से ही आवाज लगाई, लेकिन बिंदु तो फूट फूट कर रो रही थी। नौकर तुरंत दौड़कर विकास के पास आए और बताया कि ऑफिस से फोन आया था, आपके बड़े भैया को हार्ट अटैक आ गया है। ये खबर ऐसी थी कि विकास थोड़ा सा घबरा गया। वो जल्दी से बाहर निकला, मगर पीछे उसकी पत्नी रीमा ने जल्दी से विकास की दी हुई नोटों की मोटी मोटी गड्डियां अलमारी में छिपा दी। दोनों छोटे भाई भी उठकर बाहर आ गए। अरे भाभी, तुम रोना धोना बंद करो, हम बस अभी जा रहे हैं ना, देखते हैं कि बड़े भैया को क्या हुआ है। रवि ने घबराते हुए अंदाज में कहा तो बिंदु एकदम से चुप हो गई। तभी रीमा बाहर निकली और मुंह बनाकर बोली, अरे अभी बड़े भैया मरे नहीं हैं जो तुम इस तरह से आंसू बहाने लगी हो। रीमा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बिंदु तो हैरान ही रह गई थी। आनंद अभी सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट ही था कि इधर घरवालों के तेवर तो दोबारा से बदलने लगे थे। बिंदु चुपचाप बैठी रही। रात का अंधेरा फैला तो गाड़ी रुकने की आवाज आई। बिंदु तुरंत दौड़कर बाहर आई। देखा तो तीनों भाई वापस आ गए थे और खुशी खुशी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या हो गया है तुम्हारे बड़े भैया को, वो ठीक तो है ना? बिंदु ने परेशान होते हुए अंदाज में पूछा तो विकास बोला, अरे नहीं भाभी, हॉस्पिटल में इतना टाइम रुकने कहाँ दिया जाता है, और बड़े भैया की तबीयत को ठीक होने में अभी काफी वक्त भी लग जाएगा। तुम चिंता मत करो, जाओ जाकर आराम से अंदर सो जाओ। मैं हॉस्पिटल के एक लड़के को पैसे देकर आ गया हूँ। अगर वहां पर कोई काम होगा तो फिर वो हमें बुला लेगा। मुझे तो वहां के बिस्तरों पर नींद भी नहीं आती भाई। ये कहते हुए विकास अंदर चला गया और बाकी के दोनों भाई भी अपने हाथों में मोबाइल की स्क्रीन घूरते घूरते अपने कमरे में चले गए।
थोड़ी ही देर के बाद रवि बाहर निकला तो उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। दोनों ही खूब तैयार हो रखे थे। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अपने बड़े भैया को देखने जा रहे हो? तो फिर मुझे भी साथ में ले चलो, बिंदु ने चिंतित अंदाज में कहा तो रवि थोड़ा तेज आवाज में बोला, अरे भाभी, हमें और भी काम है दुनिया भर में। मैं अपनी पत्नी को आइसक्रीम खिलाने के लिए गाड़ी से लेकर जा रहा हूँ। इसका मूड आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आइसक्रीम खा लेगी तो तबीयत थोड़ा ठीक हो जाएगी। बड़े भैया को देखने तुम कल सुबह चली जाना। वो चिड़चिड़ाते हुए ये कहकर दोनों आराम से बाहर निकल गए। बिंदु का तो दिल चाहा कि वो सिर पटक पटक कर रो पड़े। अपने देवर के ये तेवर उसे अब बहुत कुछ समझा रहे थे। वो बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि आनंद को कुछ भी ना हो। अगले दिन आनंद को होश तो आ गया, मगर उसे एक लंबे समय तक बेड रेस्ट करने को कहा गया था। वो खुद ही इतना कमजोर हो गया था कि बेड से नीचे पैर भी नहीं रख सकता था। उसके तीनों भाई उसे अस्पताल से लेने नहीं आए थे, बल्कि वे ऑफिस का कोई बहाना बनाकर इस जिम्मेदारी से हाथ पीछे कर रहे थे। तो बिंदु ने फिर नौकरों को भेजकर आनंद को घर बुलवा लिया। पूरा दिन इसी तरह से गुजर गया। शाम होने लगी, लेकिन आनंद के कमरे में कोई भी उसका हालचाल पूछने के लिए नहीं आया था, बल्कि उल्टा बाहर से खूब हंसी मजाक और शोर शराबे की आवाज आ रही थी। सिर्फ घर के नौकर ही थे जो उनके खाने पीने और कोई काम पूछने के लिए बार बार आनंद के कमरे में आ रहे थे। ये सब देखकर आनंद की आंखें आंसुओं से भीग गईं। 2 दिन इसी तरह से गुजर गए। अगले दिन बिंदु आनंद के पास बैठी तो उसने इशारे से पानी मांगा। उसने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, इनके लिए पानी ले आओ। काम वाली बाई तक बिंदु की आवाज पहुंच गई थी। वो पानी भरकर कमरे की तरफ जाने ही लगी कि तभी अंदर से रीमा चिल्लाते हुए आई और बोली, क्या तुम हर वक्त बस पानी और खाना कमरे के अंदर पहुंचाती रहती हो? तुम्हारे पास क्या और कोई काम नहीं है? तुमसे कहा था ना कि मेरी सहेलियां लंच के लिए आ रही हैं, पहले उनके लिए सारे खाने का इंतजाम करो। बुढ़िया को अगर पानी लेना होगा तो वो खुद आकर ले लेगी, समझ गई ना? रीमा इस तरह उसे टोकती, जिस पर नौकरानी बेचारी शर्मिंदा होकर वापस किचन की तरफ चली गई। घर की अब सारी जिम्मेदारी रीमा के हाथों में आ गई थी। नौकरों को सैलरी भी वही दिया करती थी, इसीलिए अब उसका ही ऑर्डर चलने लगा था। रीमा की ये बात सुनकर बिंदु भी हक्का बक्का रह गई और उसे समझ आने लगा कि इसका मतलब अभी तक वे लोग जो कुछ कर रहे थे वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि उन्हें शर्मिंदगी थी, बल्कि उन्हें ये दौलत और राजपाट चाहिए था जो उन लोगों के पास था। इधर आनंद बार बार पानी मांग रहा था। बिंदु तुरंत घबराकर कमरे से बाहर निकली और पानी का गिलास भरकर ले आई। तभी विकास भी कमरे के अंदर आ गया। उसके साथ में काले रंग का कोट पहने हुए वकील भी था। वकील साहब ने कहा, देखिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए बहुत ज्यादा वक्त मत लगाइएगा। जल्दी से इन पेपर्स पर साइन करवा दीजिए। मेरे पास बहुत सारे काम हैं जो यहाँ पर मेरे होने की वजह से रुके हुए हैं। विकास वकील को समझाते हुए अंदर आया और अपने बड़े भैया से बोला, बड़े भैया, अब तो आप ठीक हो गए हो, तो आपको कुछ पेपर्स पर साइन करने हैं। ये सुनते ही आनंद एकदम से चौंक गया। किस तरह के पेपर्स पर साइन करने हैं? उसने वकील के हाथ में फाइल देखते हुए कहा। तो विकास ने एकदम अपना सिर उठाया और थोड़ा गुस्से में बोला, अब आप बिस्तर पर पड़े हो, मौत सिर्फ आपसे कुछ कदम की दूरी पर खड़ी है और आपको ये पड़ी है कि मैं आपसे किस पेपर पर साइन करवा रहा हूँ। अरे छोड़ क्यों नहीं देते हो अब इस दुनियादारी की चाहत को? क्या मरकर भी इस प्रॉपर्टी को अपने साथ लेकर जाओगे? जल्दी से इन पेपर्स पर साइन करो ताकि ये फैक्ट्री मेरे नाम पर हो जाए और फिर मैं इसे ठीक तरीके से चलाऊं। ना जाने आपने कैसे कैसे लोगों को फैक्ट्री में भर्ती करके रखा है जो सब के सब फैक्ट्री का नुकसान करवा रहे हैं। ऊपर से आप ना जाने हर महीने लाखों रुपए गरीबों और भिखारियों को दान में क्यों भिजवा देते हो? क्या सबका ठेका ले रखा है हमने उन अनाथों को पालने का? मैं अब आपकी ऐसी बेवकूफियां और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए चुपचाप इन पेपर्स पर साइन करो और फिर हमारी जान छोड़ो। विकास की ये बात सुनकर तो आनंद के गले से कोई आवाज ही नहीं निकल पाई, पर यह सब देखकर बिंदु को बहुत गुस्सा आ गया। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो अपने बड़े भैया से? क्या तुम ये नहीं देख रहे कि वो पहले ही कितने बीमार हैं और तुम्हें ऐसे समय में भी ये फैक्ट्री अपने नाम करवाने की पड़ी है? क्या तुम ये भूल गए हो कि ये फैक्ट्री सिर्फ उनकी है, तुम लोगों में से किसी की भी नहीं है? इतना सुनते ही विकास गुस्से से बोला, तो फिर ठीक है, मैं फैक्ट्री जाना छोड़ देता हूँ। रवि और नीरज से भी कह दूंगा कि वे भी फैक्ट्री ना जाएं। फिर मैं देखता हूँ कि भैया किस तरह से इस फैक्ट्री को चलाते हैं। यह तो पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहते हैं,
तो क्या तुम जाकर बैठ जाओगी वहां पर फैक्ट्री में? अरे अगर हम तीनों भाइयों ने फैक्ट्री से हाथ पीछे खींच लिया ना, तो तुम लोगों की तो 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाएंगे। फिर मेरा नाम बदल देना। विकास ने गुस्से से कहा तो बिंदु दंग रह गई। बिंदु ने तुरंत हाथ उठाकर उस वकील को मना किया और कहा कि यहाँ से चले जाइए, मेरा अपना खुद का वकील है और आज शाम मैं उसे ही बुलवाऊंगी। जो पेपर साइन करवाने हैं उसके सामने ही साइन होंगे। ये सुनकर तो विकास के चेहरे पर खुशी फैल गई और कहने लगा, चलो ठीक है, आखिरकार तुम लोग मान ही गए, फैक्ट्री मेरे नाम होने वाली है। ये सुनकर वो जल्दी से खुश होते हुए वकील को पकड़कर कमरे से बाहर ले गया। तो इधर आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। शाम हुई तो वकील घर के अंदर आया। अरे अरे वकील साहब, आइए आइए, अरे आपने तो बहुत इंतजार करवाया है। विकास लपक कर आगे बढ़ा, पर वकील गंभीरता से आनंद के कमरे की तरफ चला गया। वकील साहब, ये रहे पेपर्स, मैंने पहले ही बनवा लिए हैं, आप इन्हें बस देख लीजिए, जहां जहां बड़े भैया के साइन करवाने हैं आप वहां वहां करवा दीजिए। विकास ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल बड़ी खुशी से वकील की तरफ बढ़ाई तो वकील ने कहा कि इन पेपर्स की कोई जरूरत नहीं है, आनंद जी ने पहले से ही सारे पेपर्स तैयार करवा लिए थे। आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलवाया ही सिर्फ इसलिए है कि मैं वो सारी चीजें आप सबके सामने रख सकूं। वकील साहब ने कड़क अंदाज में कहा तो विकास समेत सारे लोग उठकर खड़े हो गए। क्या बड़े भैया ने पहले से ही सब चीजें हमारे नाम पर कर दी हैं? तो फिर मेरे नाम पर क्या क्या है दिखाइए, मुझे तो देखिए ये घर चाहिए, शुरू से ही मुझे ये कोठी बहुत पसंद है। विकास ने खुशी से चहकते हुए कहा तो रवि बोला, अरे ऐसे कैसे, ये कोठी सिर्फ तुम लोग ले लोगे, हमारा हिस्सा भी तो है इस घर में। तो विकास चिल्लाकर बोला, भैया की फैक्ट्री तो मैं ही अच्छे से संभालता हूँ, इसीलिए वो भी मेरे ही नाम पर होगी। अच्छा, तुम कितना कारोबार संभालते हो ये तो हमें भी पता है, नीरज ने झुंझलाकर कहा। विकास भैया, मैंने खुद देखा है तुम्हें अकाउंट में धोखाधड़ी करते हुए, और मोटी मोटी गड्डियां लाकर रीमा भाभी को तुम खूब देते रहते हो, इसीलिए तो तुमने उसे हाई सोसाइटी में अपना एक फ्लैट भी चुपके से ले लिया है। तुम चुपचाप बड़े भैया की दौलत और प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हो, लेकिन याद रखना मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। बड़ी भैया की फैक्ट्री तो मेरे नाम पर होगी। आनंद चुपचाप ये सब देख रहा था। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और कहा, चुप हो जाओ। और फिर उन्होंने वकील साहब को इशारा कर दिया तो वकील ने बोलना शुरू किया। जब आप सभी लोग सामने वाले घर में रहते थे तो आनंद जी की तबीयत एक बार काफी खराब हुई थी और इसी वक्त उन्होंने अपनी ये वसीयत बनवा दी थी, और इस वसीयत के मुताबिक ये घर और फैक्ट्री बिंदु जी के नाम पर है। उनकी मर्जी से ही इस प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, लेकिन अगर वो नहीं चाहेंगी तो इस फैक्ट्री और घर में से तुम सबको एक ईंट भी नहीं मिल सकती है, बल्कि अगर वो तुम लोगों को इस घर से निकालना चाहें तो वो निकाल भी सकती हैं। तुम्हारा इस घर पर कोई भी अधिकार नहीं है। वकील साहब ने जब ये वसीयत पढ़कर सुनाई तो विकास समेत सभी को सांप सूंघ गया। ये सब क्या है बड़े भैया, आपने हमारे नाम पर कुछ भी क्यों नहीं किया? विकास जोर से चिल्लाने लगा तो आनंद मुस्कुराते हुए बोले कि तुम जैसे आस्तीन के सांपों को मैंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा दे दिया था। मैंने तुम लोगों को हमेशा अपनी सगी औलादों से भी बढ़कर माना। मैंने तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि तुम्हारा असली रंग देखने के बावजूद भी मैंने तुम्हें माफ किया, तुम्हें दिल से अपनाया और एक दूसरा मौका भी दिया और इस घर में रहने की इजाजत भी दी। इसके साथ साथ तुम्हें अपने कारोबार में काम करने का मौका भी दिया, लेकिन तुम लोग मेरी ही पीठ में छुरा घोंपते चले गए। इसीलिए मेरी तबीयत भी ये सब सोच सोचकर खराब हुई। अब तुम लोगों की इस घर में कोई भी जगह नहीं है। मैं कुछ दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा तो अपना बिजनेस खुद ही संभाल लूंगा। आनंद ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात पूरी की तो फिर तीनों भाई उनके पैर पकड़कर बैठ गए। लेकिन अब आनंद और बिंदु उन तीनों पर कोई भी दया नहीं दिखाने वाले थे। घर के नौकरों ने आनंद के ऑर्डर पर उन सबको पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। अब रीमा और बाकी की दोनों छोटी बहुएं भी एक बार फिर से नकली आंसू बहाकर बिंदु को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगी। कहने लगी कि आप तो हमारी सास जैसी हैं, आप भला अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, हमें माफ कर दीजिए। तो बिंदु ने रीमा से कहा कि आज तुम्हें ये याद आ रहा है कि मैं तुम्हारी सास जैसी हूँ, पर उस दिन जब मैंने इनके लिए पानी मांगा था तो तुमने कितनी नफरत के साथ नौकरानी तक को पानी नहीं लाने दिया। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें इस घर की बागडोर पकड़ा दी थी, तुम्हारे अधीन सारे नौकरों को कर दिया था।
बस इतनी सी बात में ही तुम्हारे तेवर जब इतने बदल गए, तो अगर मैं तुम्हें और भी अधिकार दे देती तो तुम तो ना जाने मेरे साथ क्या करती। और फिर तुम सबका असली रंग आज हमने देख लिया है। मेरे पति की जरा सी तबीयत क्या खराब हुई, तुम लोग उनके मरने की प्रार्थना करने लगे और कुत्ते बिल्ली की तरह अपने अपने हिस्से के लिए लड़ रहे हो। तुम सबकी आंखों में शर्म का पानी मर चुका है। ऐसे वक्त में भी तुम्हें मेरे पति की तबीयत और उनकी जान की कोई फिक्र नहीं है, बल्कि अगर पड़ी है तो सिर्फ जायदाद की। एक बार तुम लोगों पर दया करके तुम्हें दूसरा मौका देकर हमने जो गलती की है वो अब हम दोबारा कभी भी नहीं दोहराने वाले हैं। ये कहकर बिंदु ने उन सबके मुंह पर दरवाजा नौकरों से कहकर बंद करवा दिया। उन लोगों का पुराना घर अभी तक बिका नहीं था। इतने दिनों तक शानदार जिंदगी गुजारने के बाद थके और टूटे कदमों से वो सब अपने घर की तरफ लौट आए। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला तो ढेर सारी धूल मिट्टी और मकड़ी के जालों ने उनका स्वागत किया। आज उन सबके पास पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। लालच की पट्टी उन्होंने जो अपनी आंखों पर बांध रखी थी, उसका ही नतीजा आज वो सब भुगत रहे थे। अब तीनों भाई अपने परिवारों का पेट पालने के लिए नौकरी की तलाश में यहाँ वहां भटक रहे थे, लेकिन शायद किस्मत भी उनसे रूठी हुई थी। इसीलिए इतनी जगह हाथ पैर मारने के बावजूद भी उनमें से किसी को भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो जहां पहले काम करते थे वहीं पर वापस लौट जाएं, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो वहां भी उन्हें धोखेबाज कहकर कंपनी से निकाल दिया गया। अब उनके पास छोटी मोटी मजदूरी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, जब तक कि उन्हें कोई दूसरी अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती। और इधर अब जब वो सब मजदूरी करने लगे तो बहुत ज्यादा पैसा घर में नहीं आता था, जिस वजह से उनकी रोटी तक के लाले पड़ने लगे। तीनों बहुएं आपस में खूब लड़ती, खूब लड़ाई झगड़ा करती और एक दूसरे पर इल्जाम लगाती थीं। तुम लोगों के लालच की वजह से हमसे इतना सुनहरा मौका छिन गया। अगर तुम ऐसा नहीं करती, तुम वैसा नहीं करती, तो शायद हम आज भी शानदार कोठी में रह रहे होते और नौकर चाकरों का लुत्फ उठा रहे होते। ठीक यही हाल तीनों भाइयों का था। वो भी एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाते रहते थे। तीनों बहुओं से अब तो घर का काम भी नहीं हो पाता था, क्योंकि इतने दिनों में उन्हें नौकरों की आदत पड़ गई थी और इसीलिए अब वो हर वक्त गुस्सा करती रहती और कलेश मचाती रहती। वो तीनों भाई जब भी थके हारे अपने काम से घर लौटते तो उन्हें सुकून का एक पल नहीं मिलता, बल्कि हर वक्त अशांति ही फैली रहती। वो अब हर दिन अपने आप को कोसते कि आखिर उन्होंने इतना लालच क्यों किया। बड़े भैया की तो वैसे भी कोई औलाद नहीं थी। अगर थोड़ा सा सब्र रख लेते तो कभी ना कभी तो उन्हें ये सब कुछ अपने आप ही मिल जाता, लेकिन उनके लालच ने आज उन्हें फिर से अंधे कुएं में धकेल दिया था और अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। वो लोग इतनी लड़ाई झगड़े के बाद अलग रहने का फैसला भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतनी कमाई नहीं थी कि वो कहीं भी बाहर जाकर किराए पर कमरा लेते, और फिर अकेले तो पेट पालना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। इसीलिए हर रोज लड़ाई झगड़ा और कलेश के बावजूद भी वो सब रो रो कर एक साथ ही रहते रहे। और इधर कुछ समय के बाद आनंद पूरी तरह से ठीक हो गए तो उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया। वो अनाथालय से एक बेटा और एक बेटी गोद लेकर आए। इसके बाद से उन्हें अपनी दुनिया पूरी लगने लगी। अब बिंदु की जिंदगी एकदम ठाठ वाली हो गई थी और वो अपने बच्चों पर पूरा ध्यान देती थी, और आनंद ने भी अपने कारोबार में और लगन और मेहनत से काम किया तो एक बार फिर से कारोबार में तरक्की होने लगी। ये सब कुछ देखकर बाकी के तीनों भाई और उनकी पत्नियां जलते भुनते रहते थे और अपनी करनी पर रोते थे। दोस्तों, रिश्तों की असली पहचान सुख और दौलत के समय नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में होती है। जो अपने सिर्फ आपके पैसों से प्यार करते हैं, वे समय बदलते ही अपना रंग भी बदल लेते हैं। इसीलिए अंधविश्वास करने के बजाय सही इंसानों की पहचान करना और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना बहुत जरूरी है। सच्चा प्रेम और अपनापन लालच से कहीं बड़ा होता है, और जो व्यक्ति उपकार भूलकर स्वार्थ चुनता है, अंत में उसे अपनी करनी का फल जरूर मिलता है। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी केवल मनोरंजन और नैतिक शिक्षा के उद्देश्य से लिखी गई है। कहानी के सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद पूर्णतः काल्पनिक हैं।
यदि इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई भी साम्य प्रतीत होता है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस कहानी का उद्देश्य किसी व्यक्ति, समाज, जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। धन्यवाद।